Hello friends, my name is Gurmeet Kaur and this video is regarding registration under GST. इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा GST के अंदर रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सेक्शन 22 हमें बताता है कि अगर सप्लायर जो कि टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व है और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक्सीड करती है 20 लाख, तो वो सप्लायर लायबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी के अंडर। पर ये अगर टैक्सेबल सप्लाईज अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में से है, जो कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर वाली जो थ्रेशोल्ड है 20 लाख से 10 लाख हो जाती है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2(6) ऑफ द CGST एक्ट 2017 एग्रीगेट टर्नओवर होती क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर वो सब कुछ इंक्लूड करती है, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जम्प्ट सप्लाईज, ऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर कोई भी हमने जो भी इंटरस्टेट सप्लाई करी है। पर इसके अंदर हमें एक्सक्लूड करना होगा उस वैल्यू को ऑफ इनवर्ड सप्लाईज जिसके ऊपर टैक्स जो पेबल होता है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे होता है। तो इन सब को, ये जो सारी चीज़ें हमने मेंशन करी हुई हैं, ये सब कंप्यूट होती है ऑल इंडिया बेसिस पे। सेक्शन 22(1) ऑफ द CGST एक्ट वो कह रहा है एवरी सप्लायर जो कि इंट्रा स्टेट में इन्वॉल्व है, इंट्रा स्टेट वो भी एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में, नॉट सर्विसेज, वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है अंडर GST इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहाँ पर वो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, सर्विसेज नहीं, जब उसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करती है 40 लाख। इस सेक्शन के अंदर में हम रजिस्ट्रेशन तब करा सकते हैं जब हमारी ये चीज़ों को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हम एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व हैं, इंट्रा स्टेट में इन्वॉल्व हैं, और हमारी एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर रही है 40 लाख, तब हम रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। पर ये सारे प्रोविजन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर एप्लीकेबल नहीं होते। सेक्शन 18(1)(a) ऑफ द CGST एक्ट 2017 अगर किसी पर्सन ने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज के अंदर अंदर में, जब वो लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए और उसको वो रजिस्ट्रेशन मिल भी गया है, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, उन स्टॉक के लिए भी जो जिस दिन उसने लायबल हुआ है पे करने के लिए टैक्स, उससे एक दिन पहले भी जो स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है, उन सब के ऊपर भी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि कोई भी स्टॉक पड़ा हुआ है, चाहे वो सेमी फिनिश में है, चाहे वो फिनिश गुड है, चाहे वो कुछ भी स्टॉक में है, वो इमीडिएटली जो कि उस डेट से पहले जिस दिन वो लायबल हुआ है इस प्रोविजन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, तो वो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है हमारा? रूल 8 CGST रूल्स के हिसाब से पहला स्टेप तो ये है, जब जिस दिन लायबल होता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, पर उसको अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी होती हैं। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सेकेंड स्टेप विल बी टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड, मतलब जब आप ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर देंगे जो कि हमारे स्टेप 1 में है, तो स्टेप 2 के अंदर हमारा TRN जनरेट होगा जो कि एप्लीकेंट को मिल जाएगा उसके वैलिडेटेड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पे, दोनों पे आएगा ये। इस TRN को यूज़ करके जो एप्लीकेंट है वो अपना एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है पार्ट B के अंदर,
और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसको साथ ही लगाने पड़ेंगे उसी पोर्टल के अंदर। उसकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उसको एक एक्नॉलेजमेंट भी आएगा, उस एक्नॉलेजमेंट उसको वो इलेक्ट्रॉनिकली ही आएगा प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर। तो बेसिकली अगर आपको देखा जाए इसके अंदर हमें पता चलता है जो स्टेप 1 के अंदर है हमारे बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, उस बेसिक डिटेल्स में मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई भी हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप के अंदर हमें TRN जनरेट हो जाएगा जो कि हमारे को उसी मोबाइल नंबर या एंड उसी ईमेल एड्रेस पे आएगा। उसके बाद उसी TRN को हम यूज़ करके अपना पार्ट बी के अंदर एप्लीकेशन भर सकते हैं उसी पोर्टल के ऊपर, जिसके बेसिस पे हमें एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी। स्टेप 3 विल बी, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, अपने तरीके से आपने सही तरीके से अपलोड करें हैं, जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो अप्रूव कर देगा रजिस्ट्रेशन 3 दिन के अंदर अंदर सबमिशन के। उसके बाद जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा किस फॉर्म के अंदर, GST RAG 06। इसके अंदर एक GSTN नंबर होता है जिसके अंदर कितने कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें 2 कैरेक्टर्स हमारे स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, 10 कैरेक्टर्स हमारे पैन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 कैरेक्टर्स हमारे एंटिटी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं और 1 करते हैं चेक सम कैरेक्टर। Validity of certificate issued to a casual taxable person or a non-resident taxable person। ये 2 कैटेगरी वाले जो पर्सनस हैं, जैसे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जिसके रेगुलर बेसिस पर टैक्सेबल नहीं है, जब काम होता है तब टैक्सेबल होती है चीज़ें। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर इन केसेस के अंदर हमने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है GST के अंदर तो वो कब तक वैलिड होगा, वो उस पीरियड के लिए वैलिड होगा जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, या फिर रजिस्ट्रेशन के 90 दिनों तक, जो भी इन दोनों में से अर्लियर है उसके दिन उस टाइम तक हमारी इसकी वैलिडिटी रहेगी। हाउएवर इस वैलिडिटी को बढ़ाया जा सकता है। जो प्रॉपर ऑफिसर है अगर उसको रिक्वेस्ट करी जाए कि ये इस वैलिडिटी को प्लीज़ बढ़ा दीजिए 90 दिनों की, और अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो एक्सटेंड कर सकता है ये वैलिडिटी को, बट नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। मतलब इस 90 डेज के ऊपर और 90 डेज कैन बी एक्सीडेड, बस उससे ज़्यादा नहीं। अमेंडमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन के अंदर अमेंडमेंट्स हैं जो कि हमारे सेक्शन 28 के अंदर हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन है, तो उस केस में हमें क्या करना है। हमारे पास पहले तो हम मेजरली 2 केसेस पे बात करेंगे जहाँ पे अप्रूवल रिक्वायर्ड है और जहाँ पे अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड। अगर चेंज जो है वो लीगल नेम में है, स्टेट में है बिजनेस की, या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में है, उन केसेस के अंदर अप्रूवल रिक्वायर्ड है। तो ये जो सारे के सारे चेंजेस के केस के अंदर टैक्सेबल पर्सन अपनी अमेंडमेंट्स के लिए अप्लाई करेगा 15 दिनों के अंदर अंदर जब ये चीज़ें हुई हैं, और प्रॉपर ऑफिसर जो है वो अप्रूव कर देगा इन अमेंडमेंट्स को अगले 15 दिनों के अंदर। हाउएवर किन चीज़ों के लिए हमें अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड होता, अगर हमारी नॉर्मल डे टू डे फंक्शनरीज के नेम में कोई चेंज है, कोई ईमेल एड्रेस में चेंज है, कोई मोबाइल नंबर में चेंज है, मतलब बेसिक डिटेल्स के अंदर चेंज है, तो उन केसेस के अंदर अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता हमें प्रॉपर ऑफिसर का। तो अमेंडमेंट्स जो है वो हम पोर्टल पे जाके ही कर सकते हैं, टैक्सेबल पर्सन ही कर सकता है अपने आप। हाउएवर एक चेंज ऐसा है जो कि चेंज इन पैन, उस केस के अंदर क्या होता है, क्योंकि हमारा जो GST रजिस्ट्रेशन है वो पैन के बेस पे ही है, पैन इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर, इसके बेसिस पे ही हमारा GST रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर कोई भी हमारे बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारे पैन के अंदर चेंज आया है, रजिस्टर्ड पर्सन के पैन नंबर में चेंज आया है, पैन डिटेल्स में चेंज आया है, तो उस पर्सन को फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। Thank you for watching the video. Subscribe for more videos.